अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? सब ठीक ठाक है? अच्छा जी। मैं भी अल्लाह का करम बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ऐसा कभी हो कि मैं ना कहूँ और ये 40 बंदे जो इस वक्त देख रहे हैं ये स्ट्रीम शेयर कर दें। हाँ हाँ हाँ, कितना मज़ा आए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा मेरा ख्वाब ही रहेगा। क्या ख्याल है? ख्वाब ही रहेगा कि ऐसा ख्वाब पाया तामील को भी पहुंचेगा? नहीं, ख्वाब पाया तामील को नहीं पहुंचता। ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता है। अपनी उर्दू भी साथ साथ इम्प्रूव कर लो निकम्मो। जब आपने रिटर्न क्वालिफाई करना है तो उधर आपको उर्दू का काम पड़ेगा। साथ में ट्रांसलेशन में भी बोरिंग सी तबीयत लग रही है आपकी। नहीं, आज मैं बड़ा फ्रेश हूँ। वो 2-3 दिन लाहौर लगा के आया हूँ इसलिए थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। वैसे मैं ठीक हूँ। ये जो है ना आपकी उर्दू एक्सप्रेशन, ये आपको इसमें बड़ा काम आता है। ट्रांसलेशन में इडियोमेटिक ट्रांसलेशन। मैंने कल की है ना स्टूडेंट्स की वैल्यूएशन लाइव, जिनका वो मॉक ले रहा था। तो मैंने देखा है कि वो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। उनको उन उर्दू के इडियम्स की का इंग्लिश वर्जन पता ही कोई नहीं होता। तो वो उसके पीछे रीजन क्या है कि वो इंग्लिश का उर्दू के ऊपर फोकस ही कोई नहीं होता हमें। ईशा, थम्स अप आपके लिए। गुड गुड, वेल डन। ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स सारे ही हो जाएं तो मज़ा आ जाए। 1-2 मिनट और वेट करते हैं और फिर शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मीनवाइल जो मेरे पास ग्रुप है, मैं उधर भी ज़रा शेयर कर लूँ। उसामा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। 0345 999 4400। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। इसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज देता हूँ, आप उसे ज्वाइन कर लें। ग्रुप में बस अ, ये मैं शेयर ही करता हूँ। जो हम लोग जो मैं लेक्चर लेता हूँ उसके रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं, जस्ट वो पॉइंट्स ही शेयर करता हूँ। और ग्रुप्स में कोई नहीं इस तरह की कोई चीज़ होती। जिस तरह आमतौर पर ग्रुप्स में अन्य वा माल आ रहा होता है ना, ये आ रहा है वो आ रहा है, वैसा कुछ नहीं है हमारे ग्रुप में। सर आपका कौन सा एकेडमी है? नानो मीर साहब या साहिबा, मेरी एकेडमी यही है जहां से आप क्लास ले रही हैं इस वक्त। चलें जी, आज हमने पढ़ना है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कोई दो चीजें ऐसी हैं। एक आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और एक आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर स्टार्ट में स्ट्रगल करते हुए लिखते हुए बंदे को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बंदे को समझ नहीं आती यार कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊं, क्या लिखूं, क्या नहीं लिखना। ये वो फेज है जिससे हर स्टूडेंट गुजरता है, मैं भी इस फेज से गुजरा हुआ हूं। तो इसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना, इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने से बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इन दोनों का
आपके रीडर के एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगेन मैं शेयर करूंगा, मैं जो परसों ऐसे का मॉक था उसमें जो मैंने वैल्यूएशंस की हैं, पहले तो शुरू में ही जेन में रखिए कि एटलीस्ट इन चीज़ों में आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, आपकी आउटलाइन, आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ, पहले 2-3 पेजेस, यहाँ पे आपकी हैंड राइटिंग खूबसूरत होनी चाहिए। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और फर्स्ट इंप्रेशन जितना इंप्रेसिव होगा उतना आपके लिए बेहतर है। तो पहले तो आपने ये जेन में रखना है। दूसरे नंबर पे इनके ऊपर, इनकी क्वालिटी के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करना, इनके ऊपर कोई जल्दी नहीं करनी, इनके ऊपर कोई बॉडी ऑफ द ऐसे उतनी उसकी तरफ आप मत भागें इन चीजों को इनकम्प्लीट छोड़कर। जब ये इनकम्प्लीट होगी तो बॉडी ऑफ द ऐसे में जितनी मर्जी आप एक्सपर्टीज शो कर दें, ये अगर खूबसूरत नहीं है तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा आपको, आप पास नहीं होने वाले। मेरी पर्सनल राय है, पर्सनल ओपिनियन है कि आपकी आउटलाइन देखकर, आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखकर यहीं पर पेपर चेकर डिसाइड कर लेता है, या उसने डिसाइड कर लेना है कि आपको 40 नंबर देने हैं कि नहीं देने। बिकॉज यहीं पे बैठे बैठे आइडिया हो जाता है कि आपने टॉपिक को प्रॉपरली समझ लिया है कि नहीं समझा, जिस डोमेन से उसने टॉपिक पूछा है वो डोमेन आपने अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया, जो सेंट्रल थीम ओवरऑल टॉपिक का है, क्या आपकी पूरी आउटलाइन उस सेंट्रल थीम से रिलेटेड है कि नहीं है। इंग्लिश बाद में आती है, आपका इंग्लिश राइट अप बाद में आएगा, एक्सप्रेशन बाद में आएगा, यूज ऑफ इडियम्स, यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, यूज ऑफ कोटेशंस, ये सारी चीजें सेकेंडरी लेवल पर जाके इवेल्युएट होती हैं। सबसे पहले इवेल्युएशन किस चीज की होनी है? आपकी रेलिवेंस की, आपके डेटा की, आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग की। सो इन चीजों के ऊपर आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब आते हैं टुवर्ड्स ये जो बीच में तारीफ वाले मैसेज आ जाते हैं ना, मैं खुशी से फूले समा, मेरी कुर्सी टूटने वाली हो जाती है, मैं इतना गोल मटोल हो जाता हूँ इसमें। थैंक यू शाहजैन साहब। वैसे तो मुझे बीच में आने वाले मैसेज पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह के अच्छे वाले मैसेज मुझे पसंद आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऐसे, आमतौर पर ये जहन में रखिए कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कोई हिस्से नहीं होते, इसमें कोई पार्ट्स नहीं होते, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाने के लिए, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को डीप करने के लिए मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, ताकि आप अगर उन हिस्सों के अकॉर्डिंगली लिखें तो आपके लिए वो लिखना इजी हो जाए। वो हिस्से कौन कौन से हैं वो मैं अब आपको बताना शुरू कर देता हूं। इनको आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने उनको एज पर द डिस्क्रिप्शन मैंने नाम दिया हुआ है। पहला हिस्सा, इसका नाम है इंट्रोडक्टरी लाइन। ये होता क्या है? आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की पहली 4-5 सेंटेंसेस का नाम इंट्रोडक्टरी लाइन है। अगरचे वो लाइन उसका मैंने नाम रखा हुआ है, लेकिन ये आपके 4-5 सेंटेंसेस है, एक लाइन नहीं है। अब इसमें होता क्या, इसमें कंटेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। कुछ टीचर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आपको चाहिए कि आप दाएं बाएं की कहानियां बना के, उस टॉपिक को खूबसूरत सा बना के, उसमें जर्नलिस्टिक काइंड ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करके फिर आप टॉपिक की तरफ, उसके एसेंस की तरफ आए। ये कुछ टीचर्स कहते हैं, लेकिन मैं इस ओपिनियन के साथ एग्री नहीं करता। मेरा ओपिनियन ये है कि आपका जो पहला सेंटेंस है, इट इज सपोज टू बी डायरेक्टली हिटिंग द टॉपिक। जो सेंट्रल थीम है टॉपिक का, जो मेन आइडिया है टॉपिक का, आपका पहला सेंटेंस उस मेन आइडिया से ही शुरू होना चाहिए। और इसके पीछे मैं लॉजिक क्या देता हूं, लेट्स से मैं किसी को भी आप में से कहता हूं प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो योर इंट्रोडक्शन स्टार्ट्स विद योर नेम। इट डजंट स्टार्ट लाइक दिस के मैं फलाने सिटी में रहता हूं, मेरे वाला साहब ये करते हैं, मेरी वालदा ये करती है, मेरे भाइयों ने ये किया हुआ है और मेरा नाम गयास है। इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं होता। आप इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कहानियां नहीं बनाएंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। यू आर सपोज टू डायरेक्टली हिट द टॉपिक। सो पहली लाइन का मतलब है कि आप डायरेक्टली टॉपिक को हिट करेंगे। फिर दूसरा रेक्विजिट आपने ज़हन में रखना है कि इट मस्ट कंटेन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं?
लेट्स से आपका टॉपिक है व्हाई हैज डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान। वाई पार्ट इज अ कीवर्ड, क्यों फेल हुई। डेमोक्रेसी इज अ कीवर्ड, फेलियर इज अ कीवर्ड। या आपका टॉपिक यह भी हो सकता है पॉवर्टी इन पाकिस्तान इज रूट कॉज ऑफ मेनी अदर सोशल इवल्स। अब इसमें पॉवर्टी और सोशल इवल्स ये आपके कीवर्ड्स हैं। सो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा इट मस्ट कंटेन एज मेनी कीवर्ड्स एज पॉसिबल। इज इस्लाम कंपैटिबल विद डेमोक्रेसी। इस्लाम एंड डेमोक्रेसी और कंपैटिबिलिटी, ये तीन चीजों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ये आपके कीवर्ड्स होंगे। सो आपका फर्स्ट सेंटेंस डायरेक्टली हिट करे एंड इट मस्ट कंटेन कीवर्ड्स। जब कीवर्ड्स आप ऐड करने की कोशिश करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप उसको डायरेक्टली हिट कर लेंगे। सो आपने ये असूल ज़हन में रखना। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि कैन वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे विद अ कोटेशन। उसके लिए सिंपल जवाब है, अगर आपकी कोटेशन ये पहले दो असूलों के ऊपर पूरा उतर रही है तो आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। वो दो असूल क्या हैं कि डायरेक्टली एसेंस ऑफ द टॉपिक के बारे में बात कर रही हो, उसके सेंट्रल थीम के बारे में, और कीवर्ड्स उसमें हो, तो यू कैन यूज अ कोटेशन। अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू यूज अ कोटेशन। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास कोटेशन है डेमोक्रेसी के हवाले से, लेकिन टॉपिक इज स्पेसिफिकली अबाउट डेमोक्रेसी एंड इस्लाम, तो आपके पास सिर्फ डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करने की कोई कोटेशन है तो वो आपने कोटेशन यूज नहीं करनी, because that is not directly talking about the main theme of the passage. So the first line, first sentence is supposed to hit the topic, is supposed to have keywords, and is supposed to talk about essence of the topic. ये तीन चीजें पहले सेंटेंस में होनी चाहिए। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई तो मैं आगे बात समझाता हूं, इसी पार्ट को मजीद एक्सप्लेन करता हूं। एक एक कमेंट कर दीजिए अगर आप लोगों को समझ आ गया, और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो लोग स्ट्रीम शेयर कर दें, नहीं तो अल्लाह करे आइंदा थोड़े लेक्चर ही ना अटेंड हों। यहां तक समझ आ रही है? यस, समझ आ गई है। 4 बंदों को सिर्फ आउट ऑफ 70+ पीपल, 5 बंदों को, 6 को। यार एक यस कमेंट करते हुए कितना को टाइम लग जाता है या कितनी कोई एफर्ट लगती है। अच्छा, अब काफी सारे लोगों के कमेंट आ गए तो हम अब आगे चलते हैं। नहीं, कीवर्ड्स एग्जैक्टली सेम वर्ड्स होंगे। कीवर्ड्स में आप सिनोनिम्स यूज नहीं करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आ गया, लेकिन अभी हम फर्स्ट पार्ट पे ही हैं, अभी हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव नहीं किए। अब होता क्या है, अक्सर औकात, अगेन आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस, जो मैंने परसों ऐसे के टॉपिक्स इवेल्युएट किए हैं, उसमें मैंने जो चीज फील किया वो क्या है कि स्टूडेंट्स एक चीज पेपर पर लिख रहे हैं, उनके जहन में उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि मैं इससे क्या मुराद है मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं जो रीडर था मेरे लिए वो पॉइंट्स एम्बिगुअस थे, वो ढके छुपे अल्फाज थे, उनसे कोई मतलब क्लियरली वाजे नहीं हो रहा था, या वो डबल मीनिंग दे रहे थे, स्टांस क्लियर नहीं हो रहा था। अक्सर औकात ऐसा होता है। अब होता क्या है, जब आपने एक टॉपिक को अंडरस्टैंड किया और उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपने डायरेक्टली उसके एसेंस पे बात की और फर्स्ट सेंटेंस लिख दिया, आपके जहन में उसकी अंडरस्टैंडिंग 100% ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं कि रीडर भी उस सेंटेंस को पढ़कर वही बात समझे जो आप उसे समझाना चाह रहे हो। तो फिर आपने करना क्या है, पहले सेंटेंस के बाद अगले वाले 3-4 सेंटेंसेस होंगे जो उस फर्स्ट लाइन की एक्सप्लेनेशन होंगे, यानी कि उस फर्स्ट आइडिया को, जो आपने आइडिया ग्रैस्प किया, अंडरस्टैंड किया टॉपिक से, उस आइडिया को एक्सपैंड आपने करना है कि
व्हाट डू यू मीन बाय दैट आइडिया? सो 3 से 4 sentences will be there to introduce or expand the first sentence. अब ये टोटल अभी तक आपने तकरीबन 4 से 5 सेंटेंसेस लिख लिए और ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ये 2 चीजें इसमें शामिल हैं, डायरेक्टली हिट करना है और उसको एक्सपेंड करना है। यहां तक आपका टारगेट ये है कि आपने पेपर चेकर को या रीडर को ये मेक श्योर करना है कि आपने टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिया है। उसको आपके आउटलाइन पढ़ के और इंट्रोडक्शन के पहले ही 3-4 लाइनें पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि भाई इसको वाकई ही पता चल गया कि इस टॉपिक में क्या लिखना है। यहां तक यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अक्सर स्टूडेंट्स ने, अगेन वो मैं रिपीट करूंगा, मैंने जो चीजें इवैल्यूएट की वहां पे बातें जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखी होती है इंट्रोडक्शन में। मतलब जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या है, फॉर एग्जांपल सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान है तो उसमें सेंटेंस क्या लिखा होगा, पाकिस्तान इज फेसिंग मिरियड काइंड ऑफ सोशल इश्यूज इन द सोसाइटी। मतलब वो क्लियर नहीं कहेंगे कौन से इश्यूज हैं, बस ये कहेंगे बहुत से इश्यूज हैं। फिर जब उसी आगे करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट कुछ लिख रहे हैं तो वहां पे लिख देंगे मैनी एफर्ट्स आर नीडेड एंड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट दिस कैन बी डन एफिशिएंटली इफ इंटरेस्ट इज टेकन, समथिंग कुछ इस तरह का। अब ये सारी बात क्या है, जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट है। आप ना आपने कोई एक सोशल इशू के ऊपर भी रोशनी नहीं डाली और ना ही कोई एक जो डूएबल सोल्यूशन है उसके बारे में बात की है। जनरली बस बात कर दी है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जी और वो जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी वो सॉल्व नहीं होंगी। भाई ये नहीं उसने आपसे पूछा, उसने आपसे पूछा है कि प्रॉब्लम्स हैं क्या, सोशल इश्यूज। तो 1-2 सोशल इश्यूज डिस्क्राइब कर दीजिए और उन 1-2 सोशल इश्यूज के डूएबल सॉल्यूशंस भी बता दीजिए। वो फिर आपका क्लियर स्टांस हो जाएगा, उसमें फिर कोई भी चीज वेग नहीं रह जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसको मैंने इंट्रोडक्टरी लाइन का नाम दिया था। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। आ गई है? एक एक मैसेज कर दीजिए। अभी तक मैंने आपको टोटल 4 चीजें बता दी हैं। पहले कि डायरेक्टली हिट करना है टॉपिक को और कीवर्ड्स यूज करने हैं, एसेंस के बारे में बात करनी है और फिर उस बात को एक्सप्लेन भी करना है। और वो बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, ढके छुपे अल्फाज नहीं होने चाहिए। जो बात आप कहना चाह रहे हो ओपन अल्फाज में आप कह दो। ये अभी तक मैंने आपको बात समझाई है इन शॉर्ट वर्ड्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट, मैं ये सारे पॉइंट्स बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। सेकंड पार्ट इज, उसको मैंने आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए नाम दिया हुआ है पैराग्राफ का। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कोई पार्ट्स नहीं होते। आप लोगों में से जिन्होंने इनिशियल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है या जो अभी एफर्ट्स पुट करना शुरू की हैं या जिन लोगों को इंट्रोडक्शन लिखने में मुश्किल होती है, उनकी आसानी के लिए मैंने उसे हिस्सों में डिवाइड किया है। अदरवाइज ये एक ही पैराग्राफ का नाम है, पूरा पैराग्राफ एक ही होगा, उसमें मैंने ये हिस्से कर दिए। अच्छा, पैराग्राफ पार्ट क्या है? आपने पहले 4 से 5 सेंटेंसेस लिख दिए, पेपर चेकर को ये बता दिया, आपने टॉपिक एज पर नीड्स अंडरस्टैंड कर लिया है। अब यू हैव टू ब्रिंग सम कंटेंट फ्रॉम पिलर्स ऑफ द एसे। क्यों? बेसिकली ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ये उस पूरे टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, ये उस टॉपिक के किसी एक कीवर्ड का इंट्रोडक्शन नहीं है। ये बेसिकली एक क्रक्स है कि पूरा ऐसे आपका किन किन चीजों को डिस्कस करेगा। जब इंटरव्यू पैनल आपको कहता है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उससे मुराद सिर्फ मेरा नाम या मेरी डिग्री नहीं है, उससे मुराद मेरा नाम, मेरी डिग्री, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ जहां पे मैं रहता हूं, मेरे एम्बिशंस एंड हॉबीज, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। दैट इज व्हाट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज सपोज टू हैव, कि एक मिनी ऐसे आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में प्रेजेंट करना होता है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, पिलर्स ऑफ द ऐसे जो आपने बनाए थे, लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था पिलर्स क्या होते हैं। वो मेन आर्गुमेंट्स, जैसे किसी चीज की कॉजेज दे रहे हैं, आप रेमेडीज दे रहे हैं, कॉजेज, इंपैक्ट्स और रेमेडीज, 3 चीजें आप दे रहे हैं, तो ये 3 आपके पिलर्स हैं। तो यहां पे आपने क्या करना है, पिलर्स ऑफ द ऐसे में से कुछ कंटेंट लाना है और उसको यहां पे डिस्कस करना है।
मोस्ट प्रेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट एक या दो पिलर्स ऑफ द एसे में से उठाइए, उनको यहां पे शॉर्टली डिस्कस इंट्रोड्यूस करवा दीजिए. सो सेकंड पार्ट इज सपोज टू हैव कंटेंट फ्रॉम पिलर्स ऑफ द एसे. अब ये जो कंटेंट आप यहां पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इट हैज टू बी सीक्वेंशियल एंड सिस्टमैटिक. सीक्वेंशियल और सिस्टमैटिक से क्या मुराद है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट वो आप यहां पे डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन ये चीज भी ध्यान रखनी है, मैंने जैसे आपको मिसाल दी कि आप किसी चीज की कॉजेज, इंपैक्ट्स और सॉल्यूशंस अगर डिस्कस कर रहे हैं, तो जो कॉज आपने दी उसी का इंपैक्ट भी डिस्कस कीजिए और उसी का सॉल्यूशन भी डिस्कस कीजिए. ये नहीं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, ठीक है. ये नहीं कि कॉज आप कोई और दे रहे हो, इंपैक्ट किसी और कॉज का दे रहे हो और सॉल्यूशन किसी और प्रॉब्लम का दे रहे हो. ये काम आप नहीं करना. इसको कहते हैं सीक्वेंशियल और सिस्टमैटिक होकर चलना. लाजमी नहीं होता कि पिलर्स ऑफ द एसे में जितने आर्गुमेंट्स हैं, यानी कि 4 पिलर्स आपने बनाए तो सारे के सारे यहां पे डिस्कस करने हैं. नॉट नेसेसरी. एक पिलर के अंडर सब पॉइंट्स, आपके हर पिलर के नीचे 4 5 6 पॉइंट्स हैं, तो वो भी सारे डिस्कस करने नहीं, लाजमी नहीं है. एक या दो आर्गुमेंट्स काफी हैं. ये ज़हन में रखिए कि यहां तक जो पहला पार्ट है वो आपने लिख लिया, दूसरे पार्ट के आपने 3-4 सेंटेंसेस मजीद लिख लिए. टोटल अभी तक आप 8 से 10 सेंटेंसेस लिख चुके हैं. इन सब में एक फ्लो होना चाहिए, इन सब में लिंकेज नजर आना चाहिए, इन सब में एक रब्त और कनेक्टिविटी नजर आनी चाहिए. ऑल आइडियाज आर सपोज टू बी इंटरट्वाइंड विद ईच अदर. ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो पहला पार्ट कोई सेपरेट था, दूसरा पार्ट टोटली डिफरेंट है. वो उनमें कनेक्टर्स आपने यूज करके एक फ्लो लेके आना है. अभी तक आप जो 8 से 10 सेंटेंसेस लिख चुके हैं, दे मस्ट मेक सेंस एंड शो अ सेंट्रल आइडिया. और वो सेंट्रल आइडिया क्या होगा? वो एसेंस और थीम ऑफ द पैसेज जो उसने पूछा हुआ है, सिर्फ उस सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड अभी तक आपने बात करनी है. यू आर सपोज टू रिमेन रेलिवेंट टू द टॉपिक. कोई एक आर्ग्यूमेंट भी आप यहां पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या कोई ऐसी चीज विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर आउटलाइन वो आप डिस्कस नहीं करेंगे. हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए कि कोशिश कीजिए कि जो एक्सप्रेशन, फ्रेजेस, वर्ड्स आप आउटलाइन में यूज कर चुके हैं एक बात को एक्सप्रेस करने के लिए, वही चीजें यहां पे रिपीट मत कीजिए. क्यों? मतलब एग्जैक्ट एज इट इज वही वर्डिंग यहां पे रिपीट ना करें. आइडिया तो वो होगा ही, लेकिन वर्डिंग्स आपको वो रिपीट नहीं करनी चाहिए. क्यों? वो रेपिटेशन फील होगी कि यही बात इसने पीछे भी किया, यहां पे भी वही बात रिपीट हो रही है. अगर आप उसको एक्सप्रेस करने का अंदाज डिफरेंट कर दें, बात वही करें लेकिन अल्फाज चेंज कर दें, तो वो ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा. ये सेकंड पार्ट है. अभी तक आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के 8 से 10 सेंटेंसेस लिख चुके हैं. यहां तक समझ आ गई? एक एक कमेंट कर दीजिए प्लीज. उमर, आपके क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं एंड पे जवाब देता हूं. ये ज़हन में रखिएगा और मैं भी ये ज़हन में रखता हूं और आपको बताता हूं फिर कि वो क्या होता है. ठीक हो गया. आप लोगों के जो जो दोस्त कर रहे हो, CSS की, PMS की तैयारी कर रहे हो, आप उनको भी टैग कर सकते हैं शेयर करने के अलावा भी. अब आते हैं आखिरी पार्ट की तरफ. आखिरी 1 से 2 सेंटेंसेस आर सपोज टू बी योर थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? ये मुझे पढ़ाया जाता था, थीसिस स्टेटमेंट लिखो, थीसिस 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 थीसिस, लेकिन किसी ने क्लियर कट अल्फाज में आज तक ये नहीं बताया था कि थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है. सिंपल अल्फाज में, अंडरस्टैंडेबल बात में कि वो क्या होती है. थीसिस स्टेटमेंट सिंपल अल्फाज में आपकी टॉपिक के बारे में पॉलिसी क्या है, दैट इज द थीसिस स्टेटमेंट. आप टॉपिक के बारे में फाइनल वर्डिक्ट क्या देने जा रहे हो, दैट इज योर थीसिस स्टेटमेंट. अगर उसने पूछा हुआ है इज इस्लाम द रिलीजन ऑफ पीस, तो आप उसके साथ एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो कि वो रिलीजन ऑफ पीस है या नहीं है. ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी जो आपने बतानी है. क्या अमेरिका और चाइना नियर फ्यूचर में जंग करने जा रहे हैं?
तो आपने यहां पे स्टांस लेना है, यस दे आर गोइंग टूवर्ड्स अ वॉर और नो दे आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स अ वॉर। या इस तरह का मिडल वे स्टांस भी हो सकता है, यस दे आर गोइंग टूवर्ड्स अ वॉर बट दैट वॉर इज नॉट गोइंग टू बी अ कन्वेंशनल वन बट अ प्रॉक्सी वॉर और कोल्ड वॉर, और कुछ इस तरह का आप स्टांस यूज कर सकते हैं। ये जो आखिरी पार्ट है आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का, यहां पे यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी प्रिसाइज, यू हैव टू डिफाइन योर बाउंड्री कि दिस इज द थिंग जो मैंने टारगेट ले लिया है, अब इस टारगेट को, इस स्टांस को मैं पूरे बॉडी ऑफ द ऐसे में प्रूव करूंगा कि कैसे मैंने एग्रीमेंट शो किया है, क्यों एग्रीमेंट शो किया है, या अगर मैं डिसएग्रीमेंट शो किया है तो डिसएग्रीमेंट मैंने क्यों शो किया है। यू आइदर हैव टू एग्री और हैव टू डिसएग्री, स्पेशली ऐसे टॉपिक्स जो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं कि क्या डेमोक्रेसी पाकिस्तान में फेल हो गई है या होने जा रही है, या क्या डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है, या क्या अमेरिका और चाइना जंग लड़ने जा रहे हैं, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। अब ये सारी चीजें क्या हैं, क्या जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है ये नेमत है या एक कर्स है, अब ये सारी चीजें क्या है, वो आपसे कोई एक स्टांस लेने का कह रहा है। यू हैव टू टेक वन साइड। अब आगे जाके बॉडी ऑफ द ऐसे में मैं इस चीज को ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जब आप थीसिस स्टेटमेंट में एक स्टांस ले लेते हो, दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू दैट देयर इज नो अदर वे अराउंड। उसका ये मतलब हरगिज नहीं होता, बिकॉज किसी स्टेटमेंट के साथ, किसी सोशल फिनोमिना के साथ अगर आप एग्री कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि आपका एग्रीमेंट एक फाइनल चीज हो गई है, उसके अलावा उसमें कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। नहीं, उसमें डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। सोशल फिनोमिनाज में हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंगली उसने उसमें स्टांस लेना होता है। तो इफ देयर इज सम टॉपिक जो इस तरह का हो जिसमें आपने दोनों में से कोई एक साइड चूज करनी है, तो उसमें फिर आगे बैलेंस करने का तरीकाकार ये होता है, क्रिटिकली इवेल्युएट करने का तरीकाकार ये होता है, एनालिसिस प्रेजेंट करने का तरीकाकार ये होता है कि जो स्टांस आपने लिया 80% ऑफ योर आउटलाइन शुड बी टॉकिंग अबाउट दैट स्टांस और उसको प्रूव कर रही हो, बट 20% ऑफ योर आउटलाइन शुड बी टॉकिंग अबाउट द अदर पर्सपेक्टिव, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के बारे में भी वो बात करें, इफ दैट एग्जिस्ट्स। अगर ऐसा टॉपिक है इज इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस, तो इसमें तो ऑब्वियसली आप दूसरी साइड पे नहीं जाएंगे कि नहीं जी थोड़े बहुत खराबियां भी मौजूद हैं और ये एग्रेशन भी सिखाता है रिलीजन या कुछ इस तरह का, फिर तो आपने एक ही स्टांस लेना है। लेकिन जब कोई जनरल फिनोमिना होगा, कोई सोशल इशू होगा, कोई फ्यूचर की प्रोडिक्शन होगी, तो वहां पे यू हैव टू गिव अ बैलेंस्ड आर्गुमेंट। और बैलेंस्ड आर्गुमेंट कैसे होगा कि अपने स्टांस पे ज्यादा वेटेज देंगे आप 70-80%, और 20% आप जो बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते हैं, उसके बारे में आप उसको डिस्कस करेंगे। अब योर थीसिस स्टेटमेंट इज बेसिकली योर सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे अराउंड विच योर एसे हैज टू सर्कुलेट। योर के ऊपर मैंने फोकस किया है, जो चीज आपने फाइनलाइज की है ना, आपने प्लान किया है, उसके ऊपर वो कहते हैं ना झपट पड़ना, आपने उसके ऊपर झपट पड़ना है, और यही आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। अब यहीं पे मैं आपके वो सवाल का जवाब दे दूं कि आपने कहा था कि जनरल टू स्पेसिफिक होता है। आप जब टॉपिक स्टार्ट करते हो ना, तो वो जनरल इंट्रोडक्शन होता है, उस टॉपिक को आप हिट कर रहे होते हो, यानी कि आप उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, जस्ट आपने वहां पे कोई स्टांस नहीं लिया होता। इवन अगर आपने स्टांस लिया भी हो, स्टिल दैट इज अ जेनेरिक स्टांस। और बाय एंड ऑफ द ऐसे आप बड़े स्पेसिफाई होकर एग्जैक्ट डोमेन्स अपनी डिफाइन करके, बिल्कुल एक सर्कल बाउंड्री डिफाइन करके आप बता देते हो जी कि इसके अंदर अंदर मैं रहूंगा, इस बात को मैं प्रूव करूंगा। इसलिए इसको कहते हैं कि जेनेरिक स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक एंड हो जाता है। ये इसका थर्ड पार्ट था आपके इंट्रोडक्टरी हिस्से का। अब अगर आप लोगों के को नहीं, बल्कि क्वेश्चन नहीं, यहां तक ये बताएं कि समझ आ गई है कि नहीं आई। ठीक है, ठीक है, चलो मैं आ जाऊं। ठीक है। नकाश साहब, अगर मैंने आपको हर्ट किया तो मैं माजरत चाहता हूं, चिल करें, कुछ नहीं होता।
हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? अब कुछ जर्नल डूज एंड डोंट्स में डिस्कस कर लेता हूँ, वो आप लोगों को समझा देता हूँ वो क्या है। ये अताउर रहमान जदून साहब, आप ब्लॉक होने लगे हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट्स और कोई इस तरह की चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। ओ दसो ना, ऐते थे लेकिन क्लिनिक क्लोज है। 15 मिनट 15-20 मिनट। क्वेश्चन एंड पे कीजिएगा काशान साहब। अच्छा, अब आते हैं कुछ जर्नल डूज एंड डोंट्स। डूज क्या है? योर इंट्रोडक्शन इज सपोज टू बी अपीलिंग एंड माइंड कैचिंग। अपीलिंग एंड माइंड कैचिंग आप कैसे बनाएंगे इसको? जितने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होंगे, जितने आप रेलिवेंट रहेंगे, जितने आप टू द पॉइंट बात करेंगे, जितने आप इररेलिवेंसीज को अवॉइड करेंगे, उतना ही आप अपीलिंग और माइंड कैचिंग बनाएंगे। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और रेपिटेशन ऑफ आइडियाज नहीं होना चाहिए। आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चरल एरर्स नहीं होने चाहिए उसमें। मतलब ये जो आप कॉमा बिला वजह लगा देते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ दी, द वर्ड दी, उसका आप करते हैं, कहीं पे सेमी कॉलन लगा दिया, बस जस्ट फॉर द सेक के आपने बस लगाना है तो लगा दिया, ये नहीं आपने करना। मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन होना चाहिए। मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, जिसमें ग्रामर के एरर्स ना हो, स्पेलिंग के एरर्स ना हो, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और आइडियाज ना हो, स्ट्रक्चर के एरर्स ना हो। ये मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन होता है। कन्विंसिंग और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होने चाहिए और सिमेट्री इसमें होनी चाहिए। आप जो एक्सप्रेशन है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, वो खूबसूरत होनी चाहिए। ये डूज है इंट्रोडक्शन के। डोंट्स क्या है? इट शुड नॉट बी वेरी लेंथी। एक पेज मैक्सिमम इज इनफ फॉर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। एक पेज से ज्यादा मत लिखिए। 100, 110, 120 वर्ड्स आर मोर देन इनफ। इट शुड नेवर बी इररेलिवेंट। एक आर्ग्यूमेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेंट्रल थीम से या टॉपिक से हटकर हो, और इसमें कोई स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। ये था आज का लेक्चर। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे का आपने पूछा थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से। चूंकि आप उसमें चीजों को जस्ट एक्सपैंड कर रहे होते हैं, ठीक है, आप किसी आइडिया को या किसी चीज को, तो उसका थीसिस स्टेटमेंट इस तरह होगा कि आपने लिमिटेशंस कुछ डिफाइन कर देनी है। मतलब डिस्क्रिप्टिव ऐसे मोस्टली ऐसे होते हैं जिनमें आप अनलिमिटेड मिकदार में लिख सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी हो, जितनी हो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने थीसिस स्टेटमेंट में जस्ट लिमिट डिफाइन कर देनी है कि इतने आर्गुमेंट्स, ये चीजें इसमें डिस्कस की जाएंगी। इन चीजों से हटकर, आउट ऑफ द वे जाकर कोई चीज उसमें वहां पे नहीं होगी। इस तरह की उसकी थीसिस स्टेटमेंट हो सकती है। सर आपको ऐसे चेक करवाना हो तो कैसे चेक करवा सकते हैं? अगर आप लाहौर बेस्ड हैं तो फिर आप वहाँ पे लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। अगर आप लाहौर बेस्ड नहीं हैं तो आप ऑनलाइन भी चेक करवा सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको सारा प्रोसीजर बता देता हूँ। लेंथ ऑफ दी ऐसे, अभी हम लेंथ की तरफ नहीं गए, बॉडी ऑफ दी ऐसे पे हमने बात नहीं की। नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर बात करेंगे। लेकिन
2200 वर्ड्स के राउंड अबाउट 2200 से 2500 वर्ड्स के बीच बीच में आप कर सकते हैं। अलहदा से थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी होती, आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड पे थीसिस स्टेटमेंट आती है। और अलहदा से अगर आप देना चाहें तो जो इंट्रोडक्शन का आपने पिलर बनाया होता है ना आउटलाइन में, उसके नीचे आप अलहदा से लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में मैं बता चुका हूं, 1 पेज मैक्सिमम रखिए। सर जी ऐसे के पैराग्राफ कितने बनाएंगे? ऐसे के पैराग्राफ उतने होंगे जितने आपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करने हैं, आउटलाइन में जितने बनाएंगे। 12 to 15 लाइंस जी, इतने लाइंस काफी होती हैं। इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग में होगा इंजीनियर साहब। मानो बिल्ली व्हाट्सएप नंबर है 0345 999 4400। आउटलाइन जितनी मर्जी लेंथी हो, इंट्रोडक्शन 1 पेज का काफी होगा। आइडियाज रिपीट नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे आइडियाज। इंग्लिश ग्रामर एंड प्रेसी की भी क्लासेस लेते हैं जी, बिल्कुल उसकी भी क्लासेस होती हैं। अभी हमारे ऐसे के 2 या 3 लेक्चर्स रह गए हैं, उसके बाद प्रेसी के लेक्चर्स हैं। 1 प्रेसी का लेक्चर हो चुका है, 3 या 4 और रहते हैं। एनालिटिकल अप्रोच और क्रिटिकल अप्रोच ये होता है कि सीइंग एंड द टॉपिक फ्रॉम ऑल पॉसिबल पर्सपेक्टिव्स। हर चीज मतलब ये नहीं देखना कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, जो जो भी उसके पर्सपेक्टिव हैं सबको देखें, वो आपकी क्रिटिकल अप्रोच हो जाएगी। आउटलाइन का स्टैंडर्ड वे क्या है? आउटलाइन काशिफ बच्चे पिछला लेक्चर मैंने दिया हुआ है पिछले वीक में, वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कंपेयर एंड कंट्रास्ट का अगर कोई ऐसे दिया हुआ है, मुझे कोई ऐसे का टॉपिक बताएं, फिर आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूं। फी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है आपने क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, चेक करवाना है नहीं करवाना है। वेयर टू ऐड द थीसिस स्टेटमेंट वेदर इन इंट्रोडक्शन और इन आउटलाइन? आउटलाइन में ऑप्शनल होती है, इंट्रोडक्टरी पिलर के नीचे अगर आप देना चाहें तो, लेकिन ना दें तो भी चल जाता है। लेकिन जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसके एंड पे थीसिस स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम जी। कोई नाराज नहीं हुआ आपसे, रिलैक्स रहें आप। वेयर शुड बी राइट थीसिस स्टेटमेंट बता चुका हूँ। व्हाट्सएप नंबर 034599944400। ये लें। ठीक हो गया। चलें जी, सवालात मुझे लगता है मुक्के आपके। डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, सिंपल सी बात है, आपने दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करना है तो आप इस तरह उसकी थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख के प्रेजेंट कर सकता हूँ।
अस्सलाम। अगर मैं ये लिखूँ ना टॉपिक पाकिस्तान और इंडिया की, तो मैं कुछ इस तरह की बनाऊंगा उसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट। ये मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है। कुछ टीचर्स कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट ऐसे के स्टार्ट में लिखनी चाहिए। ऐसे के स्टार्ट में थीसिस स्टेटमेंट नहीं होती, या आउटलाइन में इंट्रोडक्शन वाले पिलर के सब पॉइंट्स में होगी, या फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड पे होगी। ये मैंने पिन कर दिया अपना कमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एरियाज। फातिमा बच्चे, मैंने ना ये मैं ऐसे का एक पेपर मैंने लिया है स्टूडेंट से, वो मैंने शेयर किया था 2-3 दिन पहले। अब हर वीकेंड पे सैटरडे को मैं एक पेपर ले रहा हूँ, मॉक टेस्ट। वो मैं साथ साथ शेयर करता रहूँगा, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। मिनिमम 1 सेंटेंस, मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस थीसिस स्टेटमेंट की ये लेंथ होगी। अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह परसों। अल्लाह हाफिज़।